इंजीनियरिंग कैंपस के खचाखच भरे कॉरिडोर में स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासरूम का नंबर देखने या फिर फीस अमाउंट का पता लगाने लाइन में लगे थे। कुछ बाहर गार्डन में इधर उधर घूमते अपने कॉलेज को आंखों ही आंखों में आंकने की कोशिश में थे। कुछ लड़के एक और जमा इधर उधर की बातों में लगे थे कि एक लड़की भागती सी उनके पास चली आई। आते ही उसने एक लड़के को पीछे से कंधे से पकड़ अपनी ओर घुमाया और फटाफट बोलना शुरू कर दिया। कहाँ थे अब तक तुम्हें पता है कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। लड़का उस अनजानी लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर देख सोचने लगा। दूर दूर तक दिमाग के घोड़े दौड़ाए लेकिन खाली हाथ वापस चले आए। आप जानती हैं मुझे? इस सवाल को पूछते ही लड़के के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई। लड़की तो पहले ही मुस्कुरा रही थी। हाँ फिर, मेरे दिल ने तुम्हारी रूह को पहचाना है। हम जन्म जन्म से एक हैं। अच्छा, और कुछ बोलिए ना। अच्छा लग रहा है एक सुंदर लड़की का मुझे लाइन मारना। ये रूहानी मोहब्बत है पागल। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ करूँगा, जरूर करूँगा, हर जन्म में करूँगा, बार बार करूँगा। अब तो तुम मना भी कर दो तब भी करूँगा। वो शायद और भी कुछ कहता रहता लेकिन तब तक वो लड़की अपने दुपट्टे को संभालती वहां से वापस निकल गई और लड़का अपने बालों पे हाथ फिराता उसके कदमों के निशान देखता रह गया। ये है कहानी के नायक अभिमन्यु मिश्र, मध्यम वर्गीय परिवार के सबसे बड़े लड़के, जिनके कंधों पर जन्म के साथ ही ढेरों जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, कुछ उसी तरह के। लेकिन अपने बेलौस और बेपरवाह स्वभाव के कारण ये किसी बात को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाते। इंजीनियरिंग भी इन्होंने तुक्के में ही ज्वाइन कर डाली। मैथ्स को ज्यादा ही अच्छी थी। आस पड़ोस के लोगों ने आर्यभट्ट बुलाना शुरू कर दिया और बस आर्यभट्ट जी ने खुद को नवाजे इस नाम को इतना सीरियसली लिया कि 11वीं में गणित ले बैठे। पढ़ाई लिखाई में दीदे लगते ना थे। स्कूल के शुरुआती 2 महीने स्कूल से चोरी छिपे भागकर फिल्में देखने या स्कूल के पीछे की तलैया में दोस्तों के साथ बैठ सिगरेट फूकने में निकाल दिए। तीसरे महीने फर्स्ट टर्म के इम्तिहान होने पर नानी दादी सब एक साथ याद आ गई। रिजल्ट्स बुरे नहीं बेहद बुरे आए। नतीजा ये हुआ कि मार्कशीट घर पर पिताजी को दिखाने से उतारी जाने वाली चप्पलों की आरती से बचने का एकमात्र उपाय यही दिखा कि आर्यभट्ट जी ने अपने पिता के नकली साइन मारे और परीक्षा फल जमा कर दिया। अब ये छोटी मोटी सी गलती कोई पाप तो है नहीं कि जिसके लिए नरक की अग्नि में जलाने की सजा दी जाए, लेकिन यही समझ जाती तो प्रिंसिपल इंसानियत के दायरे में ना आती। पर उसे तो खून पीने वाली चुड़ैल का ही टाइटल भाता है। आर्यभट्ट बाबू के पिता श्री अनिल मिश्र जी के साइन होने के बाद भी धड़ धड़ा के मिश्रा जी के ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन दे मारा और उन्हें उनके लगते जिगर का कांड कह सुनाया, वो भी सारी लगाई बुझाई के साथ। अब जब छौंक ही मिर्ची हींग की लगी हो तो स्वाद मीठा कैसे आए। उस रात घर के बड़े राजकुमार की जबरदस्त पिटाई हुई। एक मिडिल क्लास बाप अमूमन जो जुमले सुनाता है वो सब मिस्र जी ने कह सुनाए और उस रात स्वाभिमानी बेटा बिना कुछ खाए ही सो गया। अगले दिन उठते ही उसने एक कसम ले ली कि अब इस साल चाहे विषय कठिन से कठिनतम हो जाए, पढ़कर ही पास होना है। इस बार ना तो फर्रे बनाए जाएंगे और ना ही स्कूल बाथरूम की दीवारों को रंगा जाएगा। अभिमन्यु का अभिमान जागा था। आखिर 11वीं वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब क्लास के होशियार लड़कों से जरा सी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती के साथ बढ़ता गया छिटपुट ज्ञान। 12वीं के लड़कों के जिस ग्रुप में अभिमन्यु शामिल हुए वहां आए दिन NIT, IIT, RIT के चर्चे होने लगे और फिर अभिमन्यु को दिखा अपनी आजादी का पहला रास्ता। पहले तो उसने कभी अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन अब उसे अंधियारे में एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। उसके सारे दोस्त इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों के मुताबिक अच्छे सारे कॉलेज उनके शहर से दूर थे और बस यही तो उसे चाहिए था। अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर कोई ठिकाना जहां वो पढ़े ना पढ़े पर सुकून से रह तो सके। यहाँ घर में तो उसका जीवन कतई अस्थिर हो रखा था।
पिताजी की प्रमोशन पेंडिंग है, अभी को मार लो। किसी से कहा सुनी हो गई, अभी को मार लो। मतलब अभी उनका बेटा ना हुआ डस्टर हो गया, जब तब हाथ साफ कर लो। माँ अक्सर उसके पक्ष में बोलती, जवान लड़का है, उस पर हाथ ना छोड़ा करें, किसी दिन गुस्से में घर छोड़ गया तो। पर मिसिर जी हर बार कोई ऐसी कैफियत दे जाते कि उन दोनों का झगड़ा बढ़ता चला जाता और अभिमन्यु चुपचाप घर से निकल सड़क पर चला आता। वो भी अपने परिवार की समस्या को समझता था। कमाने वाला एक और खाने वाले 5, घर चलाना भी तो मुश्किल था। उसके पीछे उसके एक भाई और जो था, उसके बाद वाला उससे 1.5 साल ही छोटा था। मतलब उसकी कॉलेज की पढ़ाई तक ये भी तैयार हो जाना था। उसे तो इतना समझ आ ही गया था कि जिंदगी की खींचतान में थोड़ा आगे बढ़ना है तो उसे इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना ही पड़ेगा। और बस उसने तैयारी शुरू कर दी थी। उसकी तैयारी और उसके गणित का ज्ञान देख उसके एक करीबी दोस्त ने उसे आईआईटी और बाकी बड़े महाविद्यालयों के फॉर्म भी भरने की सलाह दी थी। लेकिन महंगे फॉर्म्स के साथ ही महंगे कॉलेज की फीस सुन उसकी घर पर बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। 12वीं के साथ ही उसने इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे दिया और जिसमें उसका चयन भी हो गया। काउंसलिंग के बारे में घर पर उसने डरते डरते ही बताया था, क्योंकि अब तक फॉर्म भरने से लेकर इम्तिहान देने तक का काम उसने अपने पिता हिटलर मिश्रा जी से छिपकर अपने छोटे मामा की सहायता से ही किया था। अभिमन्यु का डर सही साबित हुआ। आज तक पापा किसी बात से खुश या संतुष्ट हुए थे जो आज होते। जहां उसके दोस्तों के पिता बेटों के सिलेक्शन पर मिठाई बांट रहे थे, अभी के पिता का अलग ही राग चल रहा था। क्या जरूरत थी इंजीनियरिंग की? 4 साल बर्बाद करने के बाद जाने कब नौकरी मिले। आजकल इंजीनियर्स ढेरों हो गए हैं, सरकारी नौकरियों के लाले पड़े हैं। इससे अच्छा तो 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर पीसीएस कर लेना था। पिताजी की नाराजगी इस बार अभी के समझ के बाहर थी। काउंसलिंग के दौरान वो कॉलेज चुन पाता, इसके पहले ही कॉलेज ने उसे चुन लिया था। माया नगरी विश्वविद्यालय ने खुलने के साथ ही अपने कैंपस में हर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कर रखी थी। इसके साथ ही सभी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए भी फ्री सिलेक्शन, स्कॉलरशिप के साथ ही मैनेजमेंट कोटा भी रख छोड़ा था। कुछ बच्चे अपने दम पर सेलेक्ट होकर आते थे तो कुछ मैनेजमेंट सीट से। उनके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की टीम अलग अलग जगह की काउंसलिंग में घूमकर कुछ विशेष होशियार बच्चों को छात्रवृत्ति देकर अपने विश्वविद्यालय का हिस्सा इसलिए बना रही थी कि विश्वविद्यालय का नाम हो सके। विश्वविद्यालय की मेहनत का नतीजा था कि माया नगरी अपने खुलने के 5 ही सालों में पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच अपना अच्छा नाम बना चुकी थी। अभिमन्यु को यहाँ चुनकर लाया गया था और ये विश्वविद्यालय खुलने के 3रे साल से यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अभी इनका 5वां सेमेस्टर चल रहा है और अब ये वापस अपने पुराने रंग में आ चुके हैं। वही बेफिक्री, वही बेपरवाही का आलम है। ना इन्हें किताबों से मोहब्बत है, ना किताबों को इनसे। इनका इंजीनियरिंग में घुसने का मुख्य उद्देश्य था अपने घर से दूर भागना, जो पूरा हो चुका था। इसलिए अब इनका पढ़ना लिखना भी 2 साल से लगभग बंद ही है। वो तो दिमाग ऐसा पैना है बंदे का कि कोई भी सेमेस्टर हो और कोई भी पेपर, इनका रिकॉर्ड रहा है सिर्फ 1 रात दिन की पढ़ाई में ही इन्होंने अपनी नैया तो पार लगाई ही है, अपने आगे पीछे आजू बाजू वालों को भी वैतरणी पार कराई है। इसलिए भाई साहब का नाम चला गया है, लेकिन सिर्फ इनकी ब्रांच में। यहाँ तक कि इनकी ब्रांच के बाहर भी लोग इन्हें ज्यादा नहीं जानते पहचानते, पर फिर भी ये अपने चेलों यानी दोस्तों को जमा कर जब तब ज्ञान देते ही रहते हैं। कॉलेज का नया नया सत्र शुरू ही हुआ है और अभी उसी पर कुछ ज्ञान गंगा बह रही थी कि बिल्कुल किसी आंधी सी वो आई और तूफान सी लौट गई और अभिमन्यु मिश्रा बस उसे देखते ही रह गए। अबे थी कौन ये? आंधी सी आने वाली का नाम था रंगोली तिवारी। ये मेडिकल प्रथम वर्ष की छात्रा है। दिखने में नाजुक सी खूबसूरत सी रंगोली का कॉलेज का पहला दिन बहुत बुरा बीता। 12वीं के बाद मेडिकल सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम नदारद था, तो वैसे ही उसने रो रो कर घर सर पर उठा लिया था कि ठीक अगले दिन एक और नई लिस्ट आई जिसमें वेटिंग लिस्ट वालों के नाम थे और वहां 7वें नंबर पर रंगोली तिवारी का नाम और अनुक्रमांक मिल गया।
बस घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन रंगोली को हर काम जब तक पूरा ना हो जाए विश्वास नहीं होता था। उसने कितनी मेहनत की थी ये वही जानती थी। रात दिन एक कर उसने पढ़ाई की थी, किताबों को ऐसे रट घोंट लिया था कि उसे सपने भी एग्जाम हॉल और पेपर के ही आते थे। तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद वो पेपर बनाते समय एंजाइटी की शिकार हो गई और अच्छा खासा बनता पेपर थोड़ा सा बिगाड़ आई। पेपर्स के बाद उसका पूरे एक हफ्ते का शौक चला, जिसमें अपनी खिड़की पर खड़ी वो बाहर लगी रात रानी की बेल सूंघती और लैपटॉप पर आबिदा परवीन की गजलें सुन सुनकर रोने की कोशिश में लगी रहती। लेकिन जिंदगी कब तक उदास बैठेगी। रंगोली की मीठी सी कमजोरी आइसक्रीम को उसकी माँ ने औजार बनाकर उपयोग किया और दुखियारी के सामने 4 दिन बाद उसकी पसंदीदा आइसक्रीम पेश कर दी। रंगोली की पसंदीदा नॉवेल उसके हाथ में देकर मम्मी ने अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिलाई और बस रंगोली अपना गम भूल गई। मम्मी ने एक अच्छा सा ऑप्शन भी रख दिया था, बेटा अगर इस साल सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, ड्रॉप लेकर आगे साल तैयारी कर लेना। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी अव्वल दर्जे की डॉक्टर बनेगी, चाहे कितना भी समय ले लेना बेटा, पर हिम्मत नहीं हारना। रंगोली माँ के सीने से लग गई। उसके कमरे के बाहर खड़े उसके पापा उसके चेहरे की खोई मुस्कान वापस पाकर खिल उठे। 2 महीने बाद रिजल्ट आया और वेटिंग लिस्ट में ही सही रंगोली का सिलेक्शन हो गया। परिणामों के 2 हफ्ते बाद ही एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठे चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारने में लगा था कि रंगोली के पिताजी के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आया। तिवारी जी बोल रहे हैं? जी हाँ, कहिए, कौन काम है हमसे? आपकी बिटिया का सिलेक्शन नहीं हुआ महाराज। तो तुमको इससे क्या लेना देना भाई? लेना देना है ना तिवारी जी, आपकी बिटिया आई है वेटिंग में 7वें स्थान पर। अब मान लीजिए 6 तक आकर सिलेक्शन रुक गया तो क्या करेंगे? का बिटिया का 1 साल बर्बाद कर देंगे। तुम कौन हो और कहना क्या चाहते हो? नाम में हमारे कोई खास बात नहीं है जो हम बताएं, पर जो बताने जा रहे वो बात बहुत खास है। आप 5 लाख तैयार रखिएगा, हम नॉर्मल सीट से सिलेक्शन करवा देंगे। पगला गए हो का? इतना पैसा देना होगा तो मैनेजमेंट सीट नहीं खरीद लेंगे? पगला तो आप गए हैं गुरु, मेडिकल की सीट, वो भी मैनेजमेंट सीट, कम से कम 30-35 लाख लगेगा। घर द्वार बेच के बिटिया को पढ़ाएंगे का? और फिर रंगोली के पीछे एक और गुड़िया भी तो है ना, मेहंदी, उसके लिए क्या बचाएंगे? 5 लाख बहुत सस्ता ऑफर दिए हैं हम। वो तो बिटिया आपकी होशियार है, वरना हम किसी को सामने से होकर फोन नहीं करते। जिसको सीट चाहिए वो खुद ही हमें ढूंढ लेता है, समझे? तिवारी जी ने खिसिया कर फोन पटक दिया। ठीक था, वो घर से संपन्न थे, अच्छी नौकरी में थे, पर थे तो मध्यम वर्गीय ही। 30 लाख तो पूरी उम्र कमाई कर जोड़ लेंगे, तब भी शायद ही जोड़ पाए। और फिर रंगोली के पीछे ही मेहंदी भी थी, वो गणित लिए तैयार खड़ी थी। इस साल रंगोली का किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता तो 2 साल मेहंदी के लिए सोचना शुरू करना था उन्हें। वो सोच ही रहे थे कि रंगोली ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। ड्रॉप ले लूंगी पापा, आप चिंता ना करो, ऐसे किसी को पैसे क्यों दें हम, जाने कहाँ का फ्रॉड हो ये। बिटिया की समझदारी भरी बात पर पापा मुस्कुरा उठे, लेकिन फोन वाली बात उनके दिमाग से गई नहीं। कुछ 2 दिनों के बाद ही काउंसलिंग लेटर आ गया और घर की रौनक वापस आ गई। रंगोली अपने पिता के साथ काउंसलिंग में आ गई। एक से एक बड़े बड़े चिकित्सा महाविद्यालयों की भीड़ में उसे 2 महाविद्यालयों में आखिरी की 2-3 बची सीट मिल रही थी। सीट तो भाई शुरू की मिले या आखिरी की, मेडिकल सीट होती है। रंगोली बुरहानपुर की सीट के लिए हाँ कहने वाली थी कि उसके सामने बैठे व्यक्ति के पीछे की स्क्रीन जिस पर सीट्स और कॉलेज दिखाए जा रहे थे में एक नए चिकित्सा महाविद्यालय का नाम 7 खाली सीट्स के साथ नजर आया। रानी बांसुरी अजात शत्रु सिंह चिकित्सा महाविद्यालय। यह नाम देखते ही रंगोली ने सामने बैठे व्यक्ति के सामने टेबल पर अपने फॉर्म पर एकदम से हाथ रख दिया। वेट सर, ये बांसुरी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? सामने बैठे व्यक्ति ने अपने एक किनारे रखे ब्रोशर को उठाकर सामने रख दिया।
मायानगरी विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है। मायानगरी में भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक ही कैंपस में लगभग सारे कॉलेज खोल रखे हैं। अभी नया बना विश्वविद्यालय है लेकिन रेपुटेशन अच्छी है। यहाँ मेडिकल में 7 सीट उपलब्ध हैं। सर, मुझे यही एडमिशन लेना है। आर यू श्योर? डेफिनेटली सर। मुस्कुराकर रंगोली पीछे स्क्रीन पर चमकते नाम को देख मुस्कुरा उठी। कौन सा मुझे एम्स या एएफएमसी मिल रहा था? बुरहानपुर की सीट से तो यही भला है। कम से कम कॉलेज का नाम तो सुंदर है। रानी बांसुरी अजात शत्रु सिंह मेडिकल कॉलेज, यानी मेडिकोज की भाषा में RBAS मेडिकल कॉलेज।